इस कहानी की शुरुआत में हमें यूई नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। यूई अपने दिन का ज्यादातर टाइम माउंट फूजी को देखते हुए बिताती थी क्योंकि उसे घर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यूई का घर एक 2 स्टोरी घर था जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर उसके फादर ने एक रेस्टोरेंट ओपन किया हुआ था जिसका नाम था याकुनुकु रेस्टोरेंट। उस घर के इंटीरियर में हर जगह पर ऑयल ही ऑयल लगा हुआ था। कपड़ों में, दीवारों में, फर्नीचर में, यहाँ तक कि बाथरूम में भी हर जगह पर ऑयल था। एक मोटी थिक लेयर सी चढ़ रखी थी ऑयल की हर जगह। यूई के फादर से भी ऑयल की स्मेल आया करती थी। यूई का एक बड़ा भाई भी होता है जिसका नाम गोरो है और गोरो यूई को बहुत बुली किया करता था। पर यूई को परेशान करने के अलावा उसकी एक और बुरी आदत थी। वो चुपके से किचन में जाता और ऑयल की बोतलों को ऐसे खाली कर देता जैसे कि वो पानी हो। गोरो वेजिटेबल ऑयल्स की कई बोतलें पी जाता था। एक दिन में वो कम से कम 5 ऑयल की बोतलें पी जाता था। अब एक दिन यूई ने गोरो को वही वेजिटेबल ऑयल्स की बोतल पीते हुए देख लिया और गोरो ने उसे धमकी दी, अगर तुमने पापा को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सुना तुमने? और ये सुनकर यूई बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपने फादर को कुछ नहीं बताती। यूई को अपनी जिंदगी से नफरत सी होने लग गई थी और हो भी क्यों ना, वो इस घर में इतने टाइम से रह रही थी कि उसने एक कैपेबिलिटी डेवलप कर ली थी। वो एनवायरनमेंट के ऑयल सैचुरेशन लेवल को अपने दिमाग में ही कैलकुलेट कर लिया करती थी, जो कि एक तरह से इंडिकेशन है कि इस वक्त एनवायरनमेंट में कितना ज्यादा ऑयल प्रेजेंट है ऑक्सीजन के मुकाबले। और यूई उसे बार बार रिपीट करती रहती थी जैसे कि वो कोई वार्निंग हो, क्योंकि ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। अब 3-4 सालों तक ये सब ऐसे ही चलता रहा और अब यूई का भाई गोरो बड़ा हो चुका है और अब इतनी सारी ऑयल्स की बोतलें पीने की वजह से उसे साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो चुके हैं और उसके चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स आने शुरू हो गए और उसके पिंपल्स की वजह से स्कूल में बच्चे उसे बुली करते। लड़कियां भी उसकी शक्ल देखकर हंसती थी और उसे बहुत तंग करते सब के सब, जिसका गुस्सा वो घर जाकर अपनी छोटी बहन यूई पर निकालता। गोरो रोज अपने फादर से लड़ाई करता था। अब गोरो की एडिक्शन बहुत ज्यादा बदतर हो गई। उसने स्कूल जाना छोड़ दिया, बाहर घूमना छोड़ दिया और अपने आप को एक कमरे में बंद करके दिन में 20 से 30 ऑयल की बोतलें पीने लगा। उसे बहुत ही खतरनाक एडिक्शन हो गई थी ऑयल पीने की। और जब वो ऑयल की बोतल्स खत्म हो जाती थी तो वो यूई को फोर्स करता कि वो उसके लिए और ऑयल की बोतल्स लेकर आए। लेकिन अब यूई के पास भी पैसे खत्म हो गए थे और यूई गोरो से कहती है, नहीं मेरे पास पैसे नहीं बचे, मैं तुम्हें और बोतल्स नहीं दे सकती, फादर से मांगो, मेरे पास नहीं है। और अब गोरो को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गोरो अपने फेस को स्क्वीज करता है और उसके पिंपल्स की जो पस होती है वो फूट कर यूई के चेहरे पर आकर गिरती है। यूई को ये बहुत खराब लगा और वो गोरो से कहती है, छी ये क्या कर रहे हो तुम कितने डिस्गस्टिंग हो। और ये बात सुनकर गोरो बिल्कुल आपे से बाहर हो जाता है। यूई वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन गोरो से पकड़कर नीचे जमीन पर लेटाता है और अपने चेहरे को इतनी बुरी तरह से स्क्वीज करता है कि उसके चेहरे के सारे पिंपल्स फूट गए और उनसे निकलता हुआ ऑयल यूई के ऊपर गिर गया। ये बहुत ही हॉरिबल और बहुत ही डिस्गस्टिंग सिचुएशन थी। उसके चेहरे की पिंपल से गिरता हुआ वो ऑयल यूई के चेहरे पर जाकर गिरा और तभी अचानक से यूई के फादर वहां पर आ जाते हैं और गोरो के सर पर एक फावड़े से हमला करते हैं और गोरो को मार देते हैं और गोरो की डेथ हो जाती है। अब अगले सीन में हम 2 लोगों को देखते हैं जो कि बात करते हुए जा रहे थे कि कैसे याकुनुकु रेस्टोरेंट में बहुत ही अच्छा और बहुत ही फैटी मीट मिल रहा है। ये जगह थोड़ी गंदी और ग्रीसी है लेकिन यहाँ का मीट बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। अब ये दोनों उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और उनसे वही टेस्टी वाला मीट मांगते हैं। पर यहाँ पर ये फादर जो कि सर्व कर रहे होते हैं उस मीट को, वो बताते हैं कि ये मीट परसों ही खत्म हो चुका है और ये मीट किसी और का नहीं बल्कि गोरो का था जिसको उन्होंने काट कर बनाकर खिला दिया। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और यूई को ऐसा लगता है कि वातावरण का ऑयल सैचुरेशन लेवल 70% हो चुका है और उसे रात को ऐसे ऐसे सपने आने लगे कि जैसे माउंट फ्यूजी फट गया हो और उसमें से लावा की बजाय ऑयल निकल रहा हो। वो ऑयल सड़कों से नदियों की तरह बहता जिसमें यूई डूब जाती है और अगली सुबह उठकर वो देखती है कि उसे भी वही पिंपल इन्फेक्शन हो चुका है जो कि उसके भाई गोरो को था। उसका बिहेवियर बहुत ही एग्रेसिव होने लगता है और छोटी छोटी बातों पर वो चिढ़ने लग जाती है और इस वक्त एनवायरनमेंट का सैचुरेशन लेवल 85% हो चुका था। एक रात यूई उठती है और उठते ही वो ये देखती है कि उसके फादर उसे जबरदस्ती ऑयल की बोतल पिला रहे हैं। वो एक पूरी की पूरी बोतल खाली कर देते हैं यूई को पिलाकर। वो ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये क्या कर रहे हो डैड, आप मुझे ऑयल की बोतल क्यों पिला रहे हो, तो ये आपका काम है, आप भी मुझे ऑयल पिला रहे थे। और उसके फादर उसे कहते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, सॉरी बेटा मुझे पता नहीं था, लगता है मैं शायद नींद में चल रहा था। और नींद में चलने का बहाना देकर उसके फादर वहां से चले जाते हैं और अब यूई बहुत ज्यादा डर चुकी है और वो डिसाइड करती है कि वो अब सतर्क होकर सोएगी या फिर वो सोएगी ही नहीं। और उसके फादर वेट ही कर रहे होते हैं कि कब यूई सो जाए और वो उसे ऑयल की बोतलें पिलाएं। फिर हम देखते हैं कि यूई के फादर को भी ऑयल पीने की लत लग जाती है। वो इतना ज्यादा ऑयल पी रहे थे कि सीलिंग से भी ऑयल टपकता था, बाथरूम में भी ऑयल भरा हुआ था और एनवायरनमेंट में भी एक पीली सी धुंध जैसी छा चुकी थी। एक दिन यूई को एक चीख सुनाई देती है और नीचे जब वो चेक करने जाती है तो वो देखती है कि उसके फादर ने अपना ही पैर काट लिया है और याकुनुकु रेस्टोरेंट में सर्व करने के लिए अपने ही पैर की स्लाइसिस कर रहे होते हैं। अब सैचुरेशन लेवल हो चुका है 100% और पूरे के पूरे घर में ऑयल फैल चुका है। तो गाइस क्या लगता है आपको यूई के साथ आगे क्या हुआ होगा? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना।
तो कहानी की शुरुआत में हम इवासाकी नाम के एक लड़के को देखते हैं और ये बंदा एक स्क्रीन राइटर होता है। अब पता नहीं क्यों पर एक दिन इस बंदे को बहुत एंग्जाइटी सी फील हो रही होती है, जैसे कि उस दिन कुछ बुरा होने वाला है उसके साथ। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी उसका सर एक बोर्ड से टकरा जाता है। पर ये तो सिर्फ उसके बुरे दिन की एक शुरुआत थी। अब थोड़ा रेस्ट करने के लिए वो एक कॉफी शॉप में जाता है और सामने पड़ी एक मैगजीन को उठाता है और उसके पन्ने पलटने शुरू करता है। अब मैगजीन देखते वक्त उसकी नजर एक मॉडल की फोटो पर पड़ती है। इवासाकी ने ऐसा डरावना चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। उस मॉडल का वो गंभीर बड़ा चेहरा देखकर इवासाकी सुन्न पड़ जाता है और वो अपने दिमाग से उस मॉडल की फोटो को बाहर नहीं निकाल पा रहा होता। वो उस चेहरे को देखकर इतना ज्यादा डर जाता है कि अब रात को उसे बुरे बुरे सपने आने लगते हैं और सपनों में भी उसे वही मॉडल दिखाई देती है। वो चेहरा उसके दिमाग से नहीं निकल पा रहा होता और इवासाकी को इसकी वजह से स्क्रिप्ट लिखने में बहुत प्रॉब्लम आने लग जाती है। अब अगले दिन वो अपने एक दोस्त ओडा के पास जाता है और उस मॉडल के बारे में बताता है। इवासाकी की बात सुनकर उसके दोस्त को उस पर यकीन ही नहीं आता कि आखिर किसी का चेहरा इतना डरावना कैसे हो सकता है और उसे कहता है, अरे भाई इवासाकी क्या हो गया तेरे को, फोटो ही तो थी वो, इतना भी क्या हो गया, ये ले सुट्टा मारेगा। पर इवासाकी उसे कहता है, नहीं यार थैंक्स, पता नहीं यार वो जा ही नहीं रही मेरे दिमाग से यार, पता नहीं क्या हो रहा है। और ओडो उसे सजेशन देता है कि वो इस चीज को भूलकर अपने काम पर ध्यान दे क्योंकि उसी से उसका घर चलने वाला है। अब इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं और इवासाकी उस डरावनी सी शक्ल वाली उस औरत को भुलाने लग जाता है और वापस से अपनी स्क्रिप्ट्स पर ध्यान देना शुरू कर देता है। इवासाकी अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक फिल्म पर काम कर रहा होता है और अब फिल्म की एक्ट्रेस को ढूंढने के लिए वो लोग स्कूल्स में ऑडिशंस कंडक्ट करते हैं पर उन्हें कोई भी अच्छी एक्ट्रेस नहीं मिलती। तो अब वो एक दूसरी टेक्निक अपनाते हैं कि अगर किसी एक्ट्रेस को उनकी फिल्म में काम करने का मन है तो वो उन्हें लेटर्स भेज सकते हैं। अब क्योंकि ये लोग ज्यादा फेमस नहीं होते इसीलिए बस 3 ही लेटर्स आते हैं उन्हें। अब एक एक करके वो लोग उन तीनों लेटर्स को खोलने लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग तीसरे लेटर को खोलते हैं तो वो सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उस तीसरे लेटर में और कोई नहीं बल्कि वही डरावनी फैशन मॉडल की फोटो होती है। इवासाकी उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और ओडा को बताता है, ओ भाई ये वही है ओडा, मैंने तुझे बताया था ना ये वही है ये मैंने इसको पहले देखा था। लेकिन ओडा को उसका चेहरा देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि वो उस डरावनी मॉडल को बुलाने का भी फैसला कर लेता है क्योंकि वो बाकी मॉडल से बहुत अलग दिखती है। अलग क्या दिखती है भाई, क्या ये डरावनी सी दनन वाली आंटी लग रही है। अब इवासाकी देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है, ओ भाई क्या हो गया तेरे को, कॉन्जरिंग थोड़ी बना रहे हैं हम, डरावनी मूवी थोड़ी बना रहे हैं, इसे क्यों लेकर आ रहे हो तुम। पर ओडा उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और सब कुछ उसी के प्लान के अकॉर्डिंग होता है। अब अगले दिन वो अपनी मूवी में सिलेक्ट करने के लिए उन तीनों एक्ट्रेसेस का इंटरव्यू लेते हैं और अब सबसे पहले टोमाई मूरी नाम की एक लड़की का इंटरव्यू लेते हैं और वो उन्हें उस फिल्म के लिए पसंद भी आ जाती है। लेकिन तभी इंटरव्यू के बीच में ही वही औरत वहां पर आ जाती है। इस औरत का नाम है फूजी-सान। इवासाकी उसे देखकर पक्का पक्का रह जाता है। ओडा भी उसे देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो उससे मजाक करते हुए कहता है, अरे ये देखो कौन है, हेलो मिस फूजी कैसी हैं आप, आपको पता है इवासाकी आपको बहुत पसंद करता है। ये सुनकर वो मॉडल इवासाकी को देखती है और उसे देखकर स्माइल करती है। अब इंटरव्यू खत्म होने के बाद इवासाकी ओडा को ऐसा मजाक करने के लिए मना करता है पर ओडा बिल्कुल मजाक के मूड में होता है और उसे कहता है, यार मुझे तो क्यूट लगे यार वो, एक काम करते हैं इस मॉडल को साथ लेके चलते हैं शूटिंग में, क्या पता ये दूसरे एक्ट्रेसेस को खा जाए। पर इवासाकी को इसके इस जोक पर बिल्कुल भी हंसी नहीं आती और उसे अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है बहुत ज्यादा। अब अगले दिन पूरी की पूरी टीम शूटिंग के लिए साथ में निकल जाती है और सफर के दौरान इवासाकी को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील हो रही होती है और आखिर क्यों ना हो फूजी उस कार के मिरर से इवासाकी को ही देख रही होती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसकी आंखों को देखकर ही इवासाकी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और ये शूटिंग पहाड़ों में होती है, शहर से बहुत ज्यादा दूर। उनका एक दोस्त मजाक में पूछता है, अरे भाई शूटिंग तो बहुत दूर है ना, पहाड़ों में है, तो क्या हम सच में एक हॉरर मूवी बना रहे हैं क्या, क्योंकि वो डरावनी सी मॉडल साथ में ही बैठी होती है। तो ये मजाक उसने उसको देख कर किया था। सभी लोग उसके इस जोक पर बहुत ज्यादा हंसते हैं और तभी फूजी-सान भी हंसने लग जाती है। उसे भी ये जोक बहुत अच्छा लगता है और जैसे ही वो मुंह खोलकर हंसती है तो हम देखते हैं कि इस औरत के इतने बड़े बड़े दांत है किसी एलिगेटर जैसे, और ये देखकर इवासाकी बहुत ज्यादा डर जाता है। अब थोड़ी देर बाद वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और शूटिंग की तैयारियां होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन इवासाकी और उसके दोस्त अभी भी उसकी उस डरावनी हंसी से ऊपर नहीं पा रहे होते। उन्हें लगता है कि इस औरत के जो दांत थे वो नकली थे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये दांत बिल्कुल असली थे। तभी यूजी उन सबको कहती है, मुझे तो ऐसी डरावनी जगहें बहुत पसंद है। अभी लोग सब कुछ सेटअप करते हैं, कैमरा वगैरह, और ओडा तमाई को फिल्म की स्क्रिप्ट समझा रहा होता है और इसी दौरान फूजी इवासाकी को ही घूर रही होती है बहुत ही क्रीपी वे में। इवासाकी उसकी आंखें देखकर ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वो पास में ही बहती एक नदी में मुंह धोने के लिए चला जाता है, थोड़ा फ्रेश होने के लिए। अब वो थोड़ा ही दूर आता है और देखता है कि फूजी उसका पीछा कर रही है। इवासाकी देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। फूजी भी उसका पीछा कर रही होती है, वो हंसते हुए उसके पीछे दौड़ती रहती है। अब किस्मत से इवासाकी एक पेड़ के पीछे आकर छुप जाता है और फूजी आगे की तरफ बढ़ जाती है और मौका देखकर वो दौड़ के अपने दोस्तों के पास जाता है और कहता है, भाई मुझे यहाँ से निकलना है, मैं इस राक्षस जैसी मॉडल के साथ नहीं काम करना चाहता, मैं इतनी मुश्किल से अपनी जान बचा कर रहा हूँ, पता तुम्हें। और वो उन सभी को कन्विंस करने लगता है, भाई चलो यार यहाँ से चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है उससे। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ भी बोल पाता फूजी वापस आ जाती है। अब क्योंकि उन लोगों को फिल्म जल्दी बनानी होती है तो वो लोग शूटिंग को जारी रखते हैं और तमाई के साथ उसके सारे सीन्स को रिकॉर्ड करते हैं। और अब क्योंकि सारे ही सीन्स में तमाई की शूटिंग हो रही होती है, फूजी ये देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और कहती है, मेरा सीन कब आएगा। वो सभी लोग फूजी को समझाते हैं और कहते हैं, अरे हाँ मिस आएगा, आपका आएगा, बहुत जल्द आने वाला है। और पूरा का पूरा शूटिंग क्रू भी परेशान हो चुका था क्योंकि फूजी बीच में बहुत इंटरप्ट करने लग गई थी और अभी सभी लोग इसी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि
आखिर ये लोग इस डरावनी सी मॉडल से पीछा कैसे छुड़ाए। ये लोग इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि यही लोग इस फूजी को अपने साथ लेकर आए हैं। अब ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी इनका दोस्त मियाकी वहाँ पर आता है और बताता है कि वो फूजी उस एक्ट्रेस तामिया को खा गई है। ये सुनकर इवासाकी बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है हाँ ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अब ये सभी लोग मिलकर तमाई को ढूंढने निकल जाते हैं। तमाई तो उन्हें नहीं मिलती लेकिन हर तरफ बहुत सारा खून पड़ा हुआ था, हर जगह पर खून ही खून था। और तभी अचानक से फूजी उनके पीछे आती है। उसके मुंह पर हर जगह पर खून ही खून लगा हुआ था और उसके बहुत बड़े बड़े नुकीले दांत और 2 मीटर जितनी लंबी जीभ थी और कहती है अब मैं इस मूवी की स्टार बनूंगी। और ऐसा बोलकर फूजी उनके पास बढ़ने लगती है और उन्हें सभी के पीछे पड़ जाती है। वो सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन तभी वो मियाकी को पकड़ लेती है और अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में फंसा देती है और उसे जिंदा ही खाने लगती है। और तभी दौड़ते दौड़ते इवासाकी का पैर फिसल जाता है और उसके दोस्त इवासाकी की हेल्प करने भी नहीं आते और उसे छोड़कर भागने लग जाते हैं वहाँ से। दिखा दी भई औकात इन्होंने अपनी। अब जिस चीज से इवासाकी सबसे ज्यादा घबरा रहा था वो उसके सामने खड़ी थी। फूजी बोलती है आखिरकार हम लोग अब अकेले हैं, तुम्हें खाने में बहुत मजा आएगा। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस क्या लगता है आपको इवासाकी और उसके दोस्तों के साथ आगे क्या हुआ होगा? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। गाइस कहानी की शुरुआत में हम एक फ्यूनरल को देखते हैं। एक स्कूल में क्लासरूम के सभी बच्चे टोमी नाम की एक लड़की के मरने पर शोक मना रहे होते हैं। प्रोफेसर टागागी बताते हैं कि जिसने भी उसका मर्डर किया है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है और बाकी बच्चों को भी समझाते हैं कि अकेले घर मत जाया करो। ये सब बात हो ही रही होती है कि तभी अचानक से ही क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और टोमी अंदर आती है और कहती है सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गई। टोमी को अपने सामने देखकर क्लासरूम के सभी बच्चे घबरा जाते हैं। क्या ये उसकी कोई आत्मा है? क्योंकि टोमी तो मर चुकी थी। अब क्लास के बाद वो प्रोफेसर के रूम में जाती है। प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि क्या ये किसी तरह का मजाक है या फिर ये लड़की टोमिया की कोई जुड़वा बहन है। टोमी बताती है कि उसका कोई और भाई बहन नहीं है और वो घर की अकेली ही लड़की है। अचानक से वो उठ खड़ी होती है और प्रोफेसर को गले लगा लेती है और कहती है काश हम स्कूल के बाद साथ रह पाए। प्रोफेसर उसकी इस हरकत को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे हटने के लिए कहता है पर टोमी बात ना मानते हुए प्रोफेसर को और भी कस के गले लगा लेती है। और इस तरफ स्कूल स्टूडेंट्स क्लासरूम में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि क्या वो लड़की वाकई में टोमी है, लेकिन वो तो मर चुकी है ना, अभी तो उसका फ्यूनरल अटेंड किया इन्होंने, तो ये लड़की है कौन है? तभी एक दूसरा टीचर भागते हुए आता है और बताता है कि प्रोफेसर टागाकी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उस प्रोफेसर की मेंटल स्टेट अनस्टेबल हो गई है। वो बार बार टोमी का ही नाम चिल्ला रहा है। एक दूसरी स्टूडेंट क्लासरूम को याद दिलाती है कि टोमी की बॉडी तो टुकड़ों में मिली थी। और इसी समय टोमी क्लासरूम के अंदर आती है और कहती है ये क्या, प्रोफेसर टागाकी को इतना लेट क्यों हो रहा है? अब क्लास ओवर होने के बाद टोमी अपनी दोस्त रिको से बात करने जाती है। टोमी रिको से पूछती है कि आखिर उसका क्लासमेट यामामोटो उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। टोमी उसे बताती है कि उसका प्रोफेसर टागाकी के साथ एक अफेयर भी चल रहा था। इसमें यामामोटो को इतना भी गुस्सा होने की क्या जरूरत है? रिको बिल्कुल चुप रहती है और उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती। अब वो लोग एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं और उसे क्रॉस करते वक्त रिको को एक भयानक राज याद आता है। रिको ने उसी ब्रिज से एक खून से लथपथ पैकेज को नीचे नदी में फेंक दिया था और रिको अचानक से घबराकर वहां से भागने लग जाती है और भागते हुए रास्ते में उसे यामामोटो मिलता है जिसके बारे में ये लोग अभी बात कर रहे थे। वो रिको को कहता है कि उन दोनों को खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। और अब कहानी के इस मोड़ पर हमें एक डरावना सच पता चलता है। ये इंसिडेंट कई दिन पहले एक वेकेशन के दौरान होती है। एक दिन टोमी प्रोफेसर टागाकी के पास जाती है और उसे बताती है कि शायद से वो प्रेग्नेंट है। थोड़ी ही दूर यामामोटो वहाँ पर खड़ा होता है और इस बात को सुन लेता है और टोमी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बिना किसी डर के वो इस बात को मान लेती है कि उसके और टागाकी के बीच में अफेयर चल रहा था। और इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी यामामोटो उसका हाथ पकड़ लेता है जिसकी वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। सबको लगता है कि उसकी मौत हो चुकी है। यामामोटो जल्दी से एम्बुलेंस बुलाने के लिए जाता है लेकिन प्रोफेसर उसे रोक लेते हैं। वो यामामोटो को बताता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उन्हें अथॉरिटीज को ये भी बताना पड़ेगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे था और टोमी की मौत की वजह से वो जेल जा सकता है। और बाकी के स्टूडेंट्स भी यामामोटो को यही सलाह देते हैं कि वो इस बात को दबा दे। और सभी आपस में बात कर रहे थे स्टूडेंट्स कि इस लड़की के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, ये कितनी कैरेक्टरलेस है। और टोमी को कोई भी पसंद नहीं करता था क्योंकि वो ऐसी ही लड़की थी। वो प्रोफेसर सभी को ऑर्डर देता है कि सब लोग अपने कपड़े उतार कर एक रिचुअल की तरह टोमी के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू करेंगे। और जब सभी लोग उसके टुकड़े करने में लगे हुए थे तभी टोमी को होश आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है क्योंकि सभी स्टूडेंट्स उसकी बॉडी पार्ट को काट रहे होते हैं। उसके जिंदा होते हुए भी यामामोटो उसका मुंह बंद कर देता है और प्रोफेसर एक आखिरी बार एक चाकू चलाकर उसको मार देता है। प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स को कहता है कि वो लोग एक नदी में जाकर खुद को साफ करें। प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि टोमी की बॉडी 42 पीसेस में कट कर दी गई है, हर स्टूडेंट के लिए एक टुकड़ा, और उन सभी को उस लाश के टुकड़े को एक ऐसी जगह पर फेंकना होगा जहाँ से कोई भी उसे कभी ना ढूंढ पाए। और रिको ने अपना टुकड़ा नदी के अंदर फेंका था, उसी नदी के अंदर। और इस वक्त प्रेजेंट में रिका और यामामोटो बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि इनके दोस्त खुद को पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं और वो स्टूडेंट्स उनके पीछे पड़ जाते हैं और उन दोनों को घेर लिया जाता है। एक स्टूडेंट चाकू निकालकर उसकी तरफ बढ़ता है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो
लोग भी फंसे इसमें और उन्हें सभी 42 स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद हो जाए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता टोमी वहाँ पर आ जाती है और वो खून की आंसू रो रही होती है और पूछती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तो गाइस क्या लगता है आपको, क्या टोमी ने सभी स्टूडेंट्स को मार दिया? क्या उसे इंसाफ मिल पाएगा? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। तो कहानी की शुरुआत में हम हिरोशी नाम के एक लड़के को दिखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट करता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि उन्हें अपने न्यू नेबर से मिलना चाहिए और उनसे जान पहचान बढ़ानी चाहिए। हिरोशी एक अजीब सी बात नोटिस करता है कि उसके घर के बगल में ही जो घर है वो थोड़ा डरावना सा दिखता है और उस पूरे के पूरे घर में सिर्फ एक ही विंडो है। हिरोशी की मॉम एक नेबर के पास जाती है और उन्हें एक गिफ्ट देती है। गिफ्ट देते वक्त वो उनसे पूछती है कि क्या उन्हें उस फैमिली के बारे में पता है जो उस डरावने से घर में रहती है। वो लेडी बताती है कि वो घर अबैंडन्ड है और उन्होंने उस घर में किसी को भी नहीं देखा कभी भी, लेकिन उस विंडो से किसी की परछाई दिखती रहती है। अब हिरोशी की फैमिली रात को खाना खा रही होती है और किसी बात पर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आखिर उनके बगल वाले घर में कौन रह रहा है, किसकी परछाई उन्हें नजर आती है। इसे ना किसी ने कभी देखा है और ना इसके बारे में कोई जानता है। और इस कन्वर्सेशन की वजह से हिरोशी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है और अपने रूम में चला जाता है खाना खाकर। और हिरोशी की विंडो के सामने ही उस घर की भी विंडो पड़ती है। हिरोशी पहले तो थोड़ा सा परेशान था, लेकिन किसी तरह से वो रात को सो जाता है। अब आधी रात को जब हिरोशी सो रहा होता है तो बाहर से कोई अजीब सी आवाज में उसे बुलाने लगता है, हिरोशी क्या तुम सो रहे हो? हिरोशी अपनी विंडो को थोड़ा सा ओपन करता है और देखता है कि सामने वाली विंडो में एक डरावनी सी बूढ़ी औरत झांक रही होती है और डायरेक्टली उसी की तरफ देख रही होती है। वो औरत उससे बार बार पूछती रहती है, तुम्हें अपना नया घर कैसा लग रहा है? क्या तुम्हारे कमरे में आ जाऊं? हिरोशी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से अपनी विंडो को बंद कर देता है और इस इंसिडेंट को इग्नोर करता है और इसे भुलाने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि ये बस उसकी कल्पना है। अब अगली रात को भी फिर से हिरोशी को वही आवाज सुनाई देती है, हिरोशी क्या तुम सो रहे हो? कल हम मिल नहीं पाए थे तो मैं तुम्हारे कमरे में आ रही हूँ। हिरोशी सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और गुस्से में बोलता है, अबे क्या है तुझे, कौन है तू? हिरोशी अपनी विंडो को ओपन करता है और देखता है कि वो बूढ़ी औरत एक पोल का यूज करके अपनी विंडो से उसके कमरे में घुसने की कोशिश कर रही होती है। हिरोशी उस पोल को उससे छीन कर नीचे फेंक देता है और दौड़कर अपने पेरेंट्स के पास जाता है और उन्हें सारी की सारी कहानी बताता है। लेकिन जब उसके पेरेंट्स उसके रूम में आते हैं और उसकी विंडो खोलकर सामने देखते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं दिखता। नेबर की विंडो उन्हें बंद दिखाई देती है और हिरोशी की कहानी पर उन्हें बिलीव नहीं होता। लेकिन उस दिन के बाद से हिरोशी को ऐसा लगता रहता है कि जैसे उसे कोई देख रहा है, हर वक्त उसे कोई देख रहा है। अब अगली रात हिरोशी को फिर से वही आवाज सुनाई देती है, हिरोशी मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। वो ओल्ड लेडी अपनी बाहों को फैलाकर आगे बढ़ने लगती है हिरोशी के कमरे की तरफ और उसकी विंडो को पकड़ने की कोशिश करती है। वो हिरोशी से कहती है कि अगर वो उसकी विंडो खोल देगा तो वो उसके रूम में आ जाएगी। अब हिरोशी अपने रूम में अलर्ट होकर खड़ा हो जाता है और एक फाइटिंग स्टांस अपना लेता है और अपने आप को प्रिपेयर करता है एक फाइट के लिए। और अगले दिन हमें पता चलता है कि उस औरत के घर की वो विंडो बहुत ही आगे तक स्ट्रेच हो जाती है, बिल्कुल हिरोशी की विंडो के सामने आ जाती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इस औरत ने हिरोशी को पकड़ लिया या फिर अगली रात को वो उसे पकड़ ही लेगी? तो गाइस क्या लगता है आपको, हिरोशी के साथ क्या हुआ होगा? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। तो जापान के एक छोटे से शहर में एक सर्कस की शुरुआत की जाती है जिसका नाम था द पापायरस ग्रैंड सर्कस। रिंग मास्टर ऑडियंस का स्वागत करता है और परफॉर्मेंस को चालू करता है। पहली परफॉर्मेंस में बहुत सारे जोकर्स आते हैं और कलाबाजियां दिखाते हैं, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलता क्योंकि उनमें से एक जोकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और उसके साथी जोकर उसे घसीट कर स्टेज के पीछे ले जाते हैं। खैर उन्हें कोई देखने आया भी नहीं था क्योंकि ऑडियंस लैला को देखने आई होती है जो कि उस टाउन की सबसे खूबसूरत लड़की है और इस सर्कस की मेन स्टार है। पर वो काफी डरी और सहमी लग रही थी। ऑडियंस में बैठा एक बंदा उसे देखता है और उसे पहचान जाता है। उसने लैला को एक दिन पार्क में देखा था और उस दिन के बाद से वो उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया। ऑडियंस में बैठे सभी लोग लैला पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाते। खैर वो लड़की सही सलामत उस रस्सी के पार पहुंच जाती है दूसरी तरफ और शो जारी रहता है। अब रस्सी पर चलने की बारी 3 कलाकारों की थी जिन्हें एक के ऊपर एक बैठकर दूसरे पार पहुंचना था, लेकिन उन्हें सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं दिए जाते, ना कोई सेफ्टी नेट ना कोई हार्नेस। अगर ये लोग नीचे गिरे तो सीधा ऊपर जाएंगे और अब कुछ कदम चलने के बाद वो लोग डगमगा जाते हैं और ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं और उनकी लाशों को हटाया जाता है और एक दूसरा कलाकार स्टेज पर आता है जो अपना नाम जो बताता है। ये बंदा चाकू से निशाना लगाने में माहिर होता है। अब एक आदमी को तैयार कर भेजा जाता है और उसके हाथ पैर बांधकर एक बोर्ड पर उसे चिपका दिया जाता है और ये था जो का टारगेट, जो बहुत सारे चाकू उसकी तरफ फेंकता है और सारे निशाने सही लगाता है और सर्कस का अब तक का सबसे ज्यादा अच्छा कलाबाज बन जाता है। ये बंदा लैला से शादी करना चाहता है, इसलिए अब ये मोटिवेट होकर कुछ और चाकू फेंकने लगता है उस बंदे के ऊपर, लेकिन वो चाकू किसी और ही दिशा में चला जाता है। वो दूसरी बार कोशिश करता है लेकिन गलती से वो चाकू उस बंदे के सीने पर मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये सब होने पर भी वो बंदा हार मानने को तैयार नहीं था। वो किसी भी कीमत पर लैला से शादी करना चाहता था और अपने आप को साबित करने के लिए और इस सर्कस का बेस्ट परफॉर्मर बनने के लिए एक और तरकीब लगाता है जिसमें वो खुद को निशाना बनाएगा।
जाएगा। अब ये बंदा जमीन पर लेट जाता है और चाकू ऊपर की तरफ फेंकता है और वो चाकू ठीक उसके चेहरे के बगल में आकर गिरता है और अब वो दूसरा चाकू फेंकता है, लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ नहीं देती और वो चाकू सीधा आकर उसके सीने में आकर लगता है और वो भी मर जाता है और उसकी लाश को हटाया जाता है। इसके बाद एक अगला कलाकार आता है जो कि आग से कलाबाजी करता है, लेकिन ये आदमी कलाबाजी करते करते खुद ही जल जाता है और जलकर राख हो जाता है। और अगला था एक शेर के साथ कलाबाजी करने वाला, लेकिन उस बंदे को शेर ही खा जाता है। एक के बाद एक खतरनाक एक्सीडेंट्स होते रहते हैं उस सर्कस में और पूरी ऑडियंस घबरा जाती है इतनी सारी डेथ्स को देखकर, लेकिन अभी भी ये रिंग मास्टर शो को बंद नहीं करता और शो जारी रहता है। और अब आखिरी परफॉर्मेंस देने के लिए मैरियल नाम का एक लड़का वहां पर आता है और ये बंदा इस सर्कस का सबसे नया कलाबाज होता है और लैला उससे सर्कस से निकल जाने की भीख मांगती है क्योंकि उसे लगता है कि बाकियों की तरह वो भी मर जाएगा। वो ये तक बताती है कि ये रिंग मास्टर कोई इंसान नहीं है, ये एक डीमन है और इस राक्षस का काम है लोगों को शो दिखाना, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और कलाकारों की आत्माओं को जमा करना ताकि शैतान को इम्प्रेस कर सके और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। लेकिन ये बंदा उसकी इन वार्निंग्स को नजरअंदाज कर देता है और अपनी परफॉर्मेंस को चालू कर देता है। वो एक जंप लगाता है और आगे की तरफ जाहिर आता है कि तभी उसकी रस्सी टूट जाती है और जमीन पर आकर गिरता है बहुत जोर से और एक ही झटके में उसका पूरा शरीर टूट जाता है। और अब ये रिंग मास्टर अचानक से रोने लग जाता है। वो ऑडियंस को बताता है कि आज बहुत ही बुरे हादसे हुए हैं और ऑडियंस से कहता है कि जो भी बंदा इस सर्कस का एक हिस्सा बनेगा और बेस्ट परफॉर्मर का खिताब जीतेगा वो लैला से शादी कर सकता है फिर। और इसी तरीके से ये नए नए लोगों को ढूंढता है लैला का यूज करके और उन्हें सर्कस में काम करवा के उन्हें मरवा देता है और शैतानों को बलि के रूप में उनकी आत्माओं का समर्पण करता है। लैला को नीचे से झुककर आवाज देता है जो उन सभी कलाकारों में अकेला जिंदा बचा था। ये बंदा लैला को मनाता है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन इससे पहले कि लैला कुछ उसे बोल पाती वो चाकू जो पहले उस कलाकार ने फेंका था उस चाकू वाले ने, वो चाकू उस जोकर को आकर लग जाता है। तो गाइस क्या लगता है आपको, कोई उस राक्षस को हराकर लैला को बचा पाएगा या फिर इस सर्कस में ऐसे ही लोगों की मौत होती रहेगी और लैला बस एक चारा बनकर रह जाएगी जिसका इस्तेमाल ये राक्षस करके लोगों को फंसाता रहेगा? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और इस सीरीज का पहला पार्ट टीम पे खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए प्लीज इस वीडियो पर 5000 लाइक्स का टारगेट पूरा कर देना। तो ठीक है गाइस और मिलते हैं अगली वीडियो में।